मेहनत से प्यार करोगे तो मंजिल अपने आप गले लग जाएगी। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल अनुभव बायोमेट्रिकल पॉइंट में। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है इसे हम मॉलिक्यूलर जो होता है उसे हम नाइफ कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, इसे केमिकल नाइफ भी कहते हैं। हिंदी में बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है उसे हम प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसको जो है मॉलिक्यूलर जो नाइफ होता है, मॉलिक्यूलर सीजर होता है, इसको हम क्यों कहते हैं, तो इसको आणविक कैंची या आणविक चाकू भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रासायनिक चाकू लिखा हुआ है, मतलब केमिकल नाइफ लिखा हुआ, इसे हम रासायनिक चाकू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? चाकू का काम क्या होता है? काटने का होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये भी क्या करता है, हमारे डीएनए के हिस्सों को काटता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, किसने खोजा और कौन सा हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सबसे पहला है, और अब तक के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कितने खोजे जा चुके हैं और इनका क्या योगदान होता है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं और ये कार्य करने के लिए कौन से इसके तरीके होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब को मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो अपने साथी के पास आप हमारे सपोर्ट के लिए एक बार जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है इसे इसका दूसरे नाम से जानते हैं केमिकल नाइफ लिखा हुआ है, रासायनिक चाकू भी इसे कहते हैं। इसको हिंदी में प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉलिक्यूलर सीजर लिखा हुआ है या नाइफ लिखा हुआ है, मतलब इसको आणविक कैंची या आणविक चाकू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये डीएनए को काटने का कार्य करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम बात करें कि हु इज द फर्स्ट डिस्कवरर या फर्स्ट ऑफ ऑल, किसने इसको डिस्कवर करा, किसने इसको इसके बारे में सबसे पहले बताया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर्ड बाय आर्बर इन 1962, मतलब सबसे पहले आर्बर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1962 में बताया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाइड बेस पेयर सीक्वेंस, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कार्य करता है, ये हमारे जो नाइट्रोजन समाक्षार होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, उनके सीक्वेंस को ये पहचानता है और उन सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। और इन्हीं रिस्ट्रिक्शन साइट को हम लोग दूसरे नामों से रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी कहते हैं, और इन सीक्वेंस को आप स्पेसिफिक सीक्वेंस भी कहते हैं। अब ये सीक्वेंस क्या होते हैं अभी हम इसके बारे में समझेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और समझेंगे कि जब 1962 में आर्बर ने बताया कि कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, अस्तित्व के बारे में बताया, तो इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सबसे पहला हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज डिस्कवर्ड व्हिच इज हिंड सेकेंड। जो हमारा फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो हमारा कौन सा है, हिंड सेकेंड है। अब जो हमारा हिंड सेकेंड होता है ये सबसे पहला जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम खोजा गया है, तो आप लोग परेशान होंगे कि इसको फिर हिंड फर्स्ट क्यों नहीं कहा गया, उसका रीजन अभी हम बात करेंगे। लेकिन जब 1962 में सबसे पहले आर्बर ने बताया, तो उसके बाद में नैन्थस, स्मिथ और आर्बर नामक वैज्ञानिकों ने सन 1970 में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की। इस कार्य के लिए इनका कार्य बड़ा प्रशंसनीय था, तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए सन 1978 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब उसके बारे में हम बात करेंगे कि हिंड सेकेंड का नाम क्यों रखा गया। हिंड सेकेंड का नाम रखा, जो आपका एंजाइम है हिंड सेकेंड, इसका कैसे नाम रखा जाता है इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिंड सेकेंड का जो नाम होता है ये किस आधार पर रखा जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए जो हिंड लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंड लिखा हुआ है और ये सेकेंड लिखा हुआ है। तो इसके नोमेनक्लेचर की बात करें, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है उसका किस प्रकार से नोमेनक्लेचर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो H लिखा हुआ है, जो H लिखा हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे बैक्टीरिया का क्या होता है, जेनस होता है। क्या होता है? जेनस होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हीमोफिलस। क्या कहते हैं? हीमोफिलस। अब यहाँ पर देखेंगे जो IN लिखा हुआ है ये हमारा जो है क्या होता है, इन्फ्लुएंजी। क्या होता है? इन्फ्लुएंजी। D क्या होता है? D जो होता है
ये स्ट्रेन होता है। क्या होता है? स्ट्रेन होता है। और ये सेकेंड जो लिखा हुआ है ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरर है, मीन्स ऑर्डर ऑफ एंजाइम कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ एंजाइम कह सकते हो, मतलब किस क्रम का ये एंजाइम है। मतलब जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe जो जीवाणु था इसके डी स्ट्रेन से, जो स्ट्रेन नेम क्या हो जाएगा, डी स्ट्रेन से जो एंजाइम ये निकाला गया तो ये दूसरे नंबर का एंजाइम था। तो आप सब सोच रहे होंगे कि हिंड सेकेंड यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंड सेकेंड इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, तो ये फिर दूसरे नंबर पर कैसे आया? इसी बैक्टीरिया में जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe है इसमें इसका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम था इसको आइसोलेट किया जा रहा था, बट कंप्लीटली इसको जो है सही तरीके से पूरी तरह से इसको आइसोलेट नहीं कर पाया गया और फिर जो है दूसरे नंबर पर इसको सही तरीके से आइसोलेट कर दिया गया। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe में जो डी स्ट्रेन में हिंड फर्स्ट की खोज हो रही थी वो पूरी तरह से मिशन उसका सक्सेसफुल नहीं रहा और इसलिए सेकेंड नंबर पर या दूसरी बार जो है आइसोलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हुई। इसीलिए हिंड सेकेंड इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe डी स्ट्रेंड बैक्टीरिया। मतलब ये कि हिंड सेकेंड जो है ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe जो बैक्टीरिया है उसके डी स्ट्रेंड से सेकेंड नंबर पर एंजाइम निकाला गया, इसका नाम हिंड सेकेंड रखा गया। ये इसका नोमेनक्लेचर है। इसके अलावा जितने यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इसके बारे में भी बताएंगे, इनका क्या नाम होता है और ये किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और ये डीएनए को किस प्रकार से काटते हैं। इतना समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये लाइन बची हुई है इसको समझ लेते हैं। लिखा हुआ है इन द प्रेजेंट टाइम, मतलब वर्तमान में हमारे पास में लगभग 900 से भी अधिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम खोजे गए हैं। 900 से भी अधिक जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हैं वो खोजे जा चुके हैं। और इसके अलावा जो हमारा स्ट्रेन है, स्ट्रेन के बारे में हमने बात करा तो 230 स्ट्रेन्स आर आइसोलेटेड, मीन्स 230 स्ट्रेंड से भी अधिक हमारे पास में जो स्ट्रेंड है वो आइसोलेट किए जा चुके हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो अभी हमने कहा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इज ए स्पेसिफिक टाइप एंजाइम व्हिच आइडेंटिफाइड द सीक्वेंस आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, मीन्स ये डीएनए के विशेष अनुक्रमों को पहचानता है और उन्हीं अनुक्रमों को पहचानने के बाद में ये वहीं से कट करता है। तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस आर रिकॉग्निशन साइट आर रिस्ट्रिक्शन साइट नोन एज पैलिंड्रोम, उनको हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम कहते हैं। तो पैलिंड्रोम क्या होता है? इसी को पैलिंड्रोम को समझ लेते हैं। देखिए पैलिंड्रोम किसी भी डीएनए में जीनों का वह अनुक्रम होता है जो आगे से पढ़ा जाए तभी सेम हो और वही पीछे से पढ़ा जाए तभी सेम हो। जैसे जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो आप लोगों ने कहानियां सुनी होगी कि आगे से पढ़ा जाए पीछे से पढ़ा जाए सेम अक्षर या 8 अक्षर का वो नाम उल्टा सीधा एक समान पढ़े होंगे कि 5 अक्षर का उसका नाम, 3 अक्षर का उसका नाम, 8 अक्षर का उसका नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो हम लोग वो जब गेम खेलते थे तो वो क्या था? वो पैलिंड्रोम ही अनुक्रम था। वो क्या था? पैलिंड्रोम अनुक्रम था। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, जैसे आप लिखे मलयालम, मलयालम। अब देखिए यहां पर अगर इसको हम 5 मान लें, यहां पर क्या मान लें बेटा? 5 मान लें और इसको हम 3 मान लें, तो अगर हमारा दूसरा स्ट्रेन रहेगा वो 3 में शुरू होगा तो 3 में यहां पर देखो यहां पर क्या हो जाएगा? अगर हम 5 तरफ से पढ़ना शुरू करें तो MALMYALAM, और वही देखो पीछे से पढ़ें तो देखो आगे से पढ़ रहे हैं तो M आया, पीछे से भी पढ़ रहे हैं M आया, आगे से दूसरे नंबर पर A, पीछे से भी दूसरे नंबर पर A, तीसरे और पीछे से तीसरे नंबर पर L, आगे से भी तीसरे नंबर पर L, चौथे नंबर पर आगे से M, तो पीछे से भी A आ रहा है। और देखो यहाँ पर 5वें नंबर पर Y, तो इधर से भी पीछे 5वें नंबर पर Y आ रहा है। इसीलिए देखो अब यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9। अब आप क्या कह सकते हैं? आपकी एक कहानी बन गई कि 9 अक्षर का उसका नाम, 9 अक्षर का उसका नाम, उल्टा सीधा एक समान। अब बताइए क्या होगा? तो आप बता देंगे
कि मलयालम वर्ड इज कॉमन पैलिंड्रोम बट इट इज नॉट ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोम ऑफ एनी बैक्टीरियल सेल्स और रिस्ट्रिक्शन साइट। क्यों? क्योंकि ये तो डीएनए का अनुक्रम है नहीं, ये तो हमने फॉर एग्जांपल आपको बताया। तो हम बात करते हैं जो एनसीईआरटी में आपका जो एक रिकॉग्निशन साइट्स है, रिस्ट्रिक्शन साइट है या स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं, तो वो पैलिंड्रोम जो है आपको पता होना चाहिए। वो पैलिंड्रोम है आपका GAATTC। देखिए 2, 2, 4, 2, 6 ये मोस्टली जो जीन का स्पेसिफिक अनुक्रम होता है, इसे हम जो पैलिंड्रोम कहते हैं, ये सभी तो नहीं लेकिन मैक्सिमम 6 नंबर का होता है या 6 बेस पेयर का होता है। कुछ हमारे 4 जो है बेस पेयर के होते हैं, कुछ 5 बेस पेयर के होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर के होते हैं। तो यहाँ पर इसमें कितने नाइट्रोजन बेस पेयर हैं? 6 नाइट्रोजन बेस पेयर है। जैसे यहाँ पर जी देख रहे हैं AATT, कैसे याद कर लें? देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये अनुक्रम आपको पता होना चाहिए, ये पैलिंड्रोम का पता होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे ये पैलिंड्रोम या स्पेसिफिक या रिस्ट्रिक्शन साइट किसमें पाया जाता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसको हम कैसे याद कर लें? गाटक। कैसे याद कर लें? गाटक। जो गाटक कहेंगे तो GAATTC गाटक हो गया। यहां पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, चलिए ऊपर दिखा देते हैं आपको। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर देखिए लिखा हुआ है GAATTC, तो क्या हो गया? गाटक हो गया। गाटक से आप याद रखेंगे तो ये हमारा पैलिंड्रोम है। अब इसे हम पैलिंड्रोम कहें, रिस्ट्रिक्शन साइट कहें, स्पेसिफिक सीक्वेंस कहें, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। तो ये जो गाटक होता है ये किसका पैलिंड्रोम है या किसका जीन अनुक्रम है या किसका रिकॉग्निशन साइट्स है, तो अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जो गाटक है वो इकोलाई का है। अभी हम स्टेप टू स्टेप समझेंगे, अभी यहाँ पर बीच से नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि जो डीएनए जो बैक्टीरिया होता है, जो एंजाइम बनाता है, तो एंजाइम क्यों बनाता है, ये एक लंबी कहानी है। यहां पर आप देख रहे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? बैक्टीरियल। नीचे यहां पर हमने बैक्टीरियल सेल बना दिया। क्या बना दिया? बैक्टीरियल सेल बना दिया। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारी बैक्टीरियल सेल है, मतलब हम कह दें कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल कह देते हैं। अब जो ये हमारी बैक्टीरियल सेल है, आखिर क्यों इस बैक्टीरिया ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बनाया? तो देखिए ये कहानी है एक रिवेंज की। रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला। भाई जब किसी को बहुत ज्यादा सताओगे तो परेशान हो जाएगा और वो ठान लेगा कि अब तुम हमें परेशान कर ही रहे हो तो हम भी एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। तो कहानी उस समय की है जब हमारा बैक्टीरियोफेज, ये क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस। ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है? इसका जो जेनेटिक मटेरियल है मोस्टली डीएनए होता है, आइदर आरएनए भी होता है, आरएनए भी हो सकता है। मीन्स बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए आर वी कैन से आइदर आरएनए मे बी डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो ये करता क्या है? ये किसी भी जीवाणु कोशिका को, सेल वॉल को डिजॉल्व कर देता है और अपने डीएनए को भेज देता है इस बैक्टीरियल सेल में। और इसका डीएनए पता है क्या करता है? इसका डीएनए इसके डीएनए को, यानी कि जो विषाणु वाला जीवाणु भोजी विषाणु का डीएनए आया, ये बैक्टीरिया वाले डीएनए को हैक कर लेता है। हैक करने का मतलब उस पर कंट्रोल कर लेता है। अब बेचारा ये कभी कभी ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है इसका डीएनए इस बैक्टीरियल सेल को मार भी देता है। अब ये मारे जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो बैक्टीरिया कभी कोई फैमिली होगा, परिवार होगा, उन लोगों ने भी सोचा, प्लानिंग करा कि नहीं भाई ऐसा काम नहीं चलेगा। अब इस जीवाणु भोजी विषाणु से भी बदला लेना पड़ जाएगा, क्योंकि हम भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। ये बात किसने कहा? जीवाणु ने कहा। जीवाणु ने भी जिम ज्वाइन करा
जिम ज्वाइन करने का मतलब है रेजिस्टेंसी बनाई, और रेजिस्टेंसी बनाने के बाद में उसने क्या करा, अपने डीएनए से दो प्रकार के एंजाइम निकाले, ये दो प्रकार के एंजाइम बनाए। ये रहे बैक्टीरियल एंजाइम। उसने क्यों ऐसा एंजाइम बनाया, दो एंजाइम क्यों बनाया, तो अभी समझ में आएगा आपको। देखिए उसने एक एंजाइम ऐसा बनाया जिसका नाम था रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एंड सेकंड रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। मींस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आगे, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम जो है आगे दो भागों में बटा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब यहां पर देखो, अगर हम यही की बात कर लें कि दो एंजाइम क्यों बनाया, तो ये एंजाइम क्या करता है, डीएनए को कट करेगा। क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम आपको बताए होंगे कि न्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए को नष्ट कर सकता है। जैसे प्रोटीएज प्रोटीन को नष्ट करेगा, काइटिनेज काइटिन को नष्ट करेगा, सेलुलेज सेलुलोज, क्योंकि डीएनए को निकालने के लिए हम लोगों ने कहा था कि अगर कोई प्लांट सेल है तो सबसे पहले सेलुलोज डालेंगे, सेलुलेज डालेंगे, सेलुलोज नष्ट हो जाएगा। प्रोटीन है तो प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे, प्रोटीन नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में जो हमारा आरएनए होता है उसको नष्ट करना है तो आरएनएज डालेंगे, डीएनएज नहीं डालेंगे, डीएनए न्यूक्लियेज नहीं डालेंगे क्योंकि डीएनए नष्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखो ये न्यूक्लियेज क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, किसी को प्रतिबंधित करता है। हिंदी भी पता होनी चाहिए भाई। रिस्ट्रिक्शन को प्रतिबंधन कहते हैं, प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज जो है ये क्या करता है, कट टू द डीएनए, कट टू डीएनए को कट करेगा। लेकिन अभी देखो डीएनए को कट करने वाला एंजाइम फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू टू पार्ट, दो भागों में बट गया भैया। तो अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा पॉइंट रह रहा है, इसको आप समझ लीजिए। जब इस जीवाणु कोशिका में इसका डीएनए, जीवाणु भोजी विषाणु का आएगा डीएनए, तो ये वाला जीवाणु कोशिका का डीएनए क्या करेगा, जब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम बना रहा है या रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज बना रहा है, तो इस डीएनए को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स और स्मॉल पार्टिकल्स। बट आप ये सोचिए कि अगर ऐसा कर पा रहा है तो उसका भी डीएनए नष्ट हो जाएगा। अब बैक्टीरिया का डीएनए नष्ट ना हो और जीवाणु भोजी विषाणु का ही डीएनए नष्ट हो, इसके लिए क्या चाहिए भाई, जब कोई आपको परेशान कर रहा है, आप भाग रहे, थक गए, दौड़ नहीं पा रहे हैं, अब लग रहा है मार डालेगा सामने, क्योंकि कई बार इसने डिफीट करा, कई बार हारा जीवाणु भोजी विषाणु से, इसने भी प्रण ले लिया, रिवेंज, बदला लेना है, नहीं कुछ होगा। तो उस कंडीशन में इसने भी अपना अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिया। तो अब लड़ने के लिए क्या लिया इसने, तलवार ले लिया। तलवार मतलब काटने वाला, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम काटने वाला ले लिया। अब ये दूसरा कोई तलवार मारेगा, भाला मारेगा तो रोकना भी चाहिए, तो शील्ड ले लिया। क्या ले लिया इसने, शील्ड ले लिया, कवच ले लिया। तो ये एंजाइम क्या करेगा, तलवार है, काटेगा। ये एंजाइम क्या करेगा, इसका डीएनए कट ना पाए, इसके लिए इसने एक शील्ड ले ली और मेथाइलेज एंजाइम बना लिया। मतलब जो इसका डीएनए था, इसका डीएनए कटे ना, इसने अपने डीएनए के रिस्ट्रिक्शन साइट में, क्योंकि भैया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम रिस्ट्रिक्शन साइट को ढूंढेगा और वहां पर रिस्ट्रिक्शन साइट को जाके काटेगा। और जब जीवाणु भोजी विषाणु के डीएनए में रिस्ट्रिक्शन साइट मिलेगा तो उसको काटेगा, तो बैक्टीरिया के डीएनए में भी रिस्ट्रिक्शन साइट मिलेगा, उसको भी काट देगा। तो उस रिस्ट्रिक्शन साइट को छुपाए रखने के लिए इसने शील्ड बना ली। और वो शील्ड कौन सा एंजाइम था, मेथाइलेज एंजाइम था। उस शील्ड का काम कौन कर रहा है, मेथाइलेज एंजाइम कर रहा है। मतलब जो बैक्टीरिया के डीएनए में रिस्ट्रिक्शन साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट मतलब पैलिंड्रोम है, या यहां पर आप देख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन साइट कहा था और बेस पेयर सीक्वेंस कहा था, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा था, स्पेसिफिक सीक्वेंस कहा था, उस पे मेथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। मेथाइल ग्रुप जोड़ लिया इसने। अब मेथाइल ग्रुप जब जोड़ लेगा तो भैया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज या रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम उस पर काट ही नहीं पाएगा, भाई जान ही नहीं पाएगा कि यहां पर रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो इसीलिए इसने भी बनाया। इतनी बात समझ में आई। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट टू बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम। बट नाउ
we talk to about restriction nuclease enzyme. Restriction nuclease enzyme further divided into restriction endonuclease enzyme. Second is the restriction exonuclease enzyme. Restriction endonuclease enzyme का मतलब है जैसे ये डीएनए भाग दिख रहा है आपको, और मान लीजिए ये आपका डिजायर जीन फ्रेगमेंट और इंटरेस्ट ऑफ जीन है, मतलब ये जीन्स आप निकालना चाह रहे हो, यहां पे रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो बीच में से अगर काटना है तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ही एंजाइम काम करेगा। और आप सबको मालूम है जो बायोटेक्नोलॉजी में हम प्रयोग करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई? रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मान लो ये हमारा डिजायर जीन है, इंटरेस्ट ऑफ जीन ये बीच में है, तो अगर हमने रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम करा तो यहीं से यहां से काटते हुए चलेगा, जो हमें नहीं चाहिए। दैट्स अ वेरी लार्ज प्रोसेस, अ लॉन्ग प्रोसेस। देन यहां पे बीच से कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट को पहचान के बीच से ही कट कर दे तो ये ऐसा काम करेगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, यहां से इसको काट दिया और ये दोनों श्रृंखलाओं को एक साथ काटता है। भाई एक एक काटेगा तभी नहीं काम होगा, दोनों श्रृंखलाओं को एक साथ काटेगा। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज क्या करता है? ये डीएनए के किसी पॉइंट को काटेगा, इसीलिए इसका नाम है एक्सोन्यूक्लिएज और इसका नाम है एंडोन्यूक्लिएज। बायोटेक्नोलॉजी में इसका उपयोग नहीं किया जाता है और बायोटेक्नोलॉजी में इसका बहुत सारा उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। यहां पर आप देख रहे हैं कि हिंड सेकेंड दिया गया है, इको आर फर्स्ट दिया गया है, यहां पर देख रहे हैं इको आर फर्स्ट दिया गया है, बाम H1 दिया गया है, हिंड थर्ड दिया गया है, यहां पर बैगेट 2 दिया गया है, इको आर V दिया, इको आर 5 दिया गया है। तो इसके अलावा और भी हमारे HAA जिसको हम हा फर्स्ट कहते हैं, इसके अलावा HPA हमारा है 3, इस तरह के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम हैं। अब बात करते हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किस जीवाणु से या कौन सा जीवाणु कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम बनाता है और वो कौन से डीएनए के अनुक्रम को काटता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्यों बनता है, मेथाइलेज एंजाइम क्यों बनता है। क्योंकि मेथाइलेज एंजाइम वर्क एज अ प्रोटेक्ट इन द फॉर्म ऑफ शील्ड, बट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम यूज्ड इन कटिंग ऑफ डीएनए। अब देखिए बात आई है पैलिंड्रोम हम लोग समझ लिए। अब हम बात करेंगे कि कौन सा एंजाइम किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और डीएनए के किस हिस्से को काटता है। तो यहां पर देखेंगे पहला हमारा जो पहला एंजाइम का मतलब यह नहीं कि फर्स्ट डिस्कवर्ड है, मतलब जो हमने यहां पर पहले नंबर पर लिख रखा है उसका नाम क्या है? इको R1। इसको प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, क्या कहते हैं। तो यहां पर इको R1 लिखा हुआ है, तो इको R फर्स्ट नहीं कहते हैं, इसको हम इको R1 कहते हैं। तो इको R1 जो होता है ये किस जीवाणु से निकाला गया है? तो इकोलाई RY13 से लिया गया है। अब हम बात करेंगे ये डीएनए के कौन से भाग को काटेगा और कहां कहां से काटता है। तो आप सबको मालूम है कि पैलिंड्रोम होना चाहिए। पैलिंड्रोम क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन साइट होता है, हर एक डीएनए में होना चाहिए, हर एक प्लाज्मिड में होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन साइट, जिसमें जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट वो प्लाज्मिड उतना ही बेहतर। इसीलिए तो वैज्ञानिकों ने क्या करा था? PBR 322, PBR 327, PU18, PU19, PUC19 ये सारे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बना डाले थे। क्यों? क्योंकि उनको भैया मोर देन 1, मोर देन 2 बहुत सारे क्या चाहिए? रिस्ट्रिक्शन साइट चाहिए। क्योंकि जितना रिस्ट्रिक्शन साइट जिस प्लाज्मिड में उतना ही कटिंग कर सकते हो और जितना कटिंग कर सकते हो उतना ही चीजें जोड़ सकते हो। तो इको R1 जो होता है एंजाइम, ये इकोलाई यानी कि जिसको हम इस्केरिसिया कोलाई कहते हैं। ई फॉर क्या हो जाता है? इस्केरिसिया कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, इसका पूरा नाम इस्केरिसिया कोलाई RY13 है।
ये डीएनए किस हिस्से को काटता है या जीन का क्या अनुक्रम होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, हमने बताया था जी ए टी टी सी, 2 2 4 2 6 हो गए। ये डीएनए की एक श्रृंखला है। अब ये दूसरी श्रृंखला डीएनए की ये है, ये 5 डैश है और ये 3 डैश है। तो जब ये 5 डैश है तो ये क्या होगा, 3 डैश होगा। ये 3 डैश है तो ये क्या होगा, 5 डैश होगा। अब देखो जी के अपोजिट में क्या जुड़ेगा, सी जुड़ेगा। ए के अपोजिट में क्या जुड़ेगा, टी जुड़ेगा। ए के अपोजिट में क्या जुड़ेगा, टी जुड़ेगा। टी के अपोजिट में क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा। टी के अपोजिट में ए जुड़ेगा। सी के अपोजिट में जी जुड़ेगा। तो इस प्रकार देखिए ये क्या है, एक डीएनए का वह अनुक्रम जिसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पहचानेगा, मतलब पहचानता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। कितना भी बड़ा डीएनए हो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उस पूरे डीएनए का मुआयना करता है। मुआयना का मतलब होता है पहले उसको देखेगा, फिर ढूंढेगा हमारा रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस कहाँ है, रिस्ट्रिक्शन साइट कहाँ है, और वहां पे जाके वो ब्रेक करता है। तो हम बात करेंगे कि जो इको R1 है, ये एंजाइम है, ये इस भाग में कहां से काटेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, इसका फिक्स होता है कि जो काटने का अनुक्रम होता है ये जी ए और GA ऐसे काटता है। ये इस प्रकार से ये एंजाइम कटेगा, एंजाइम काटेगा। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा हम बात करेंगे यहां पर कि किस प्रकार से फिर जुड़ेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे ये मान लो यहां पे कट गया तो जी हो गया अलग, जी क्या हो गया, अलग हो गया। अब यहां पर बचा क्या, ए टी और क्या हो गया, सी। अब देखिए यहां पर जो नीचे वाला था ये जी हो गया अलग, इसको यहां पे कर देते हैं, ये जी हो गया अलग। और दूसरा वाला बनेगा ए, क्योंकि ये खाली रहेगा, ये वाला हिस्सा बचा ए टी। अब देखिए ऊपर वाला इसमें जी गायब था यहां पे, लेकिन भैया सी इसमें है, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में क्या करेगा, ये भी जुड़ सकता है या दूसरा भी जुड़ सकता है। तो सबसे पहले इसके साथ में और भी चीजें तो हो सकती हैं। तो अब ये खाली हो गया, जोड़ने के लिए तैयार है। तो इसके बदले में ऊपर अगर बात करें तो टी ए जी डीएनए हो गया। दूसरा वाला यहां जी ए टी, 2 डीएनए बन गए। यही हम लोगों ने पीसीआर में भी पढ़ा था। पीसीआर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो को, आप जरूर वीडियो देखिएगा। पीसीआर हो गया, प्लाज्मिड हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। यहां पर जो है आप पीसीआर जरूर देखिएगा। पीसीआर और प्लाज्मिड दोनों का लिंक जो है कमेंट में पिन कर देंगे, उसको आप वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तो ये बेहतर समझ में आएगा। अब देखिए ये तो बात थी इसके ब्रेकडाउन होने की। दूसरा हम बात करेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं, दूसरा है बाम H1, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बाम H1 कहते हैं। देखो हमने यहां पर नॉमेनक्लेचर के लिए बताया था। तो ए से क्या हो जाएगा, यहां पर बी से हो जाएगा बैसिलस, बी फॉर क्या हो जाएगा, बैसिलस। ए से क्या हो जाएगा, एमाइलोगी। और यहां पर देखो एम लिखा हुआ है, एम यानी कि ये वाला एक है। ये बी फॉर क्या हो जाएगा, बैसिलस। और एम से क्या हो जाएगा, एमाइलोग्यूफिशियंस, इसको जिफिशियंस भी कह सकते हैं। अब ये H1 क्या पढ़ेंगे, बाम H1 मतलब बैसिलस एमाइलोजिफिशियंस। ये क्या करेगा, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया है, इसमें ये एंजाइम पाया जा रहा है। तो ये एंजाइम किसको काटेगा, इसका क्या अनुक्रम होता है ये, या फिर हम कहें कि ये किस अनुक्रम को काटेगा। तो क्या होता है, जी ए टी सी। एक हम लोगों ने लिख लिया।
अब दूसरा बड़ा आसान है, 5 डैश 3 डैश, तो 3 डैश 5 डैश, जी के अपोजिट में सी, जी के अपोजिट में सी, ए के अपोजिट में टी, टी के अपोजिट में ए, सी के अपोजिट में जी, सी के अपोजिट में जी। ये तो बन गया क्या, पैलिंड्रोम, रिस्ट्रिक्शन साइट। लेकिन बात ये आई, इस रिस्ट्रिक्शन साइट को कौन सा एंजाइम काटेगा, बाम H1, और कहां से काटेगा, तो ये काटेगा दोनों जी के बीच से। अब यहां पर एक बात और सीख लेते हैं, जब इसको यहां पर काटा जाएगा तो अब देखो ये बना GATCC। अब दूसरा वाला जो डीएनए है CTAG, यहां पर देखो ये ब्लंट नहीं कटा, यहां पर ये यहां से कट गया और इधर यहां से कट गया, तो इसको क्या कहते हैं, स्टिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिकी, स्टिकी कहते हैं। अगर कोई डीएनए या पैलिंड्रोम यहां से कट जाए, दोनों श्रृंखलाएं यहां से कट जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लंट कटिंग कहते हैं। अभी हम देखेंगे, अभी इन सब में क्या हो रहा है, स्टिकी हो रही है। क्या हो रहा है, स्टिकी हो रहा है। अभी ब्लंट किस में दिखेगा, अभी आपको बताएंगे। अगला यहां पर देख रहे हैं हिंड थर्ड। हिंड थर्ड जो दिया गया है, इसको कैसे लिखेंगे, इसमें भी कितना होता है, 2 2 4 2 6, इसमें क्या होता है, 6 इसमें भी होते हैं। तो ये देखो 5 डैश हो जाएगा और ये 3 डैश हो जाएगा। तो ये एक जब श्रृंखला हमें ज्ञात होती तो दूसरी तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, TTCGAA 5 डैश 3 डैश। अब बात यहां पर यह आई कि ये जो यहां पर आपका रिस्ट्रिक्शन साइट है, या किसी बैक्टीरिया में, किसी प्लाज्मा में, तो ये एंजाइम हिंड जो थर्ड है, हिंड थर्ड का हमने यहां पर नाम नहीं लिखा है। हिंड थर्ड का नाम हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि देखो हमने वहां पे लिख दिया था, H फॉर क्या होता है, चलिए लिख देते हैं। H से क्या होता है, हीमोफिलस, हीमोफिलस इन क्या हो जाएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो बैक्टीरिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया में क्या पाया जाएगा, डी। ये हिंड थर्ड या हिंड 3 एंजाइम पाया जाता है, जो कहां पे काटेगा इसको, ये दोनों ए के बीच में काटेगा, दोनों ए के बीच में काटेगा। अब उसके बाद में अगला हमारा एंजाइम है, यहां पर देख रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, ये जो एंजाइम है इसको यहां पर देखिए BG2 लिखा है, बैगेट 2 कहते हैं। बी से क्या हो जाएगा, बैसिलस, और जी से हो जाता है ग्लोबिगी। ये बैक्टीरिया का नाम है। ये बैक्टीरिया ये जो है क्या बना रहा है, ये एंजाइम बना रहा है। और ये एंजाइम किस, या पूरे कह सकते हैं डीएनए में कहां पे काटेगा, तो डीएनए में जो ये जो है आपका ऐसा साइट लिखा होगा। कितने हो गए, 2, AGATCT। अब देखो ये 5 डैश है और ये 3 डैश है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा TCTAGTA। तो देखिए ये सब एक दूसरे के उल्टा हो रहे हैं, मतलब ये क्या है, पैलिंड्रोम है, जीन अनुक्रम है। 5 डैश ऊपर दिया गया तो 3 डैश और यहाँ पे 5 डैश। बात ये आई है कि ये बैगेट 2 जो है, बैसिलस ग्लोबिगी वाला जो जीन्स है, जो एंजाइम है, ये कहां से काटेगा, तो ये ए जी के बीच में काटेगा। कहां पे काटेगा, ए और जी के बीच में काटेगा। अब देखिए हमारा जो ये वाला एंजाइम है, इसको EcoR5 कहते हैं। क्या कहते हैं, EcoR5 कहते हैं। यहां पे दिख रहा है EcoR5।
ई को R5 दिख रहा है। तो देखिए ई को R5 जो है ये इस्केरिसिया कोलाई RY13 से निकाला गया है और इसका जो जीन अनुक्रम होगा GATATC और 5' 3' तो इसका क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट CTATAG। आप उल्टा पढ़ सकते हैं, सीधा भी पढ़ सकते हैं और क्या आएगा उल्टा सीधा एक समान। क्या उल्टा सीधा एक समान, बोलो बच्चों 9 अक्षर का नाम है ना। तो क्या हो जाएगा कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा उल्टा सीधा एक समान 8 अक्षर का उसका नाम। ठीक है, तो 8 अक्षर वाला नाम बताइएगा जो उल्टा सीधा आगे से भी पढ़ा जाए सेम और पीछे से भी पढ़ा जाए तो सेम। तो 8 अक्षर वाला नाम हमें कमेंट करिएगा, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, लेकिन आगे और पीछे पढ़ने से बराबर मात्राएं लगी हो या अक्षर लगे हो, बराबर हो। तो देखिए बात करते हैं कहां से काटेगा। अब देखो भैया ये कहां से काटेगा, ये TA और AT के बीच में काटेगा, मतलब ऊपर से TA के बीच में काटेगा तो नीचे से भी TA के बीच में काटेगा। अब भैया ये वाला कटिंग जो हुआ ये ब्लंट हो गया। क्या हुआ भैया, ब्लंट हो गया। इतनी बात समझ में आई, बोलिए बेटा इतनी बात समझ में आई। तो इसके अलावा अब हम देखिए यहाँ पर कुछ एंजाइम जो होंगे वो थोड़ा सा और सीखेंगे। जैसे यहाँ पर अब बात करते हैं कि कुछ एंजाइम यहाँ पर और सीख लेते हैं। डिजिटल बोर्ड हो गया है ना, डिजिटल बोर्ड हो गया भाई। देखो ऐसे ही हाथ रखने से मिट जा रहा है। आप लोग भाई कोशिश करिए तो ऐसा ही हो जाएगा, मतलब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 जो है एंजाइम पढ़ा है। 6 नंबर का जो है यहाँ पर 6 नंबर का यहाँ पर है, इसे हम क्या कहते हैं HA फर्स्ट। ये यहाँ पर जो एंजाइम है, ये एंजाइम जो है इसे हम क्या कहते हैं, कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हा फर्स्ट या हा 1। हम बात करेंगे कौन सा बैक्टीरिया से निकाला जाता है, तो हीमोफिलस। किससे हो जाएगा, हीमोफिलस। हीमोफिलस किससे हो जाएगा, हीमोलिलिकस। हीमोलाइलिकस ये बैक्टीरिया है। अब बात करते हैं कि इससे जो एंजाइम है HAA यानी हे1 एंजाइम जो है ये किसको कटेगा, तो जहां पर G है यहाँ पर तो C, यहाँ पे C है तो G, यहाँ पे G है तो C, यहाँ पे C है तो G। 5' 3' 5'। अब देखो यहाँ पर क्या करेगा, ये C और G के बीच में काटेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, C और G के बीच में काटेगा। इसको भी हम क्या बोलेंगे, ब्लंट बोलेंगे। क्या सॉरी हाँ स्टिकी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टिकी बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही भैया। अब देखिए अगला वाला हम देख लेते हैं 7 नंबर का। अगला वाला है HPA। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H से क्या हो जाएगा, हीमोफिलस। क्या हो जाएगा भैया, हीमोफिलस। और इसके बाद में PA से क्या हो जाएगा, पेरियन फ्लोरेंजी। हीमोफिलस पेरियन फ्लोरेंजी ये हमारा बैक्टीरिया है, ये एंजाइम है और ये सेकंड नंबर पर निकाला गया है। इस बैक्टीरिया से निकाला गया है, सेकंड एंजाइम है। ऑर्डर ऑफ सेकंड देख रहे हैं, H फॉर हीमोफिलस, PA फॉर क्या हो जाएगा, पेरियन फ्लोरेंजी, और यहाँ पर सेकंड क्या हो जाएगा,
order of discovered enzyme of this bacteria and यहाँ पर इसका हम देखेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखेंगे और रिस्ट्रिक्टेड साइट्स देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा C। तो इसमें भी क्या हो जाएगा G। ये 5 डैश माने तो 3 डैश, इसको 3 डैश 5 डैश। अब देखो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों C के बीच में कटेगा तो ऊपर वाली भी श्रृंखला दोनों C के बीच ही कटेगी। अभी भी ये क्या हो रहा है, ब्लंट हो रहा है, ब्लंट कटिंग सीक्वेंस हो रहा है भैया। जो सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की कटिंग हो रही है वो ब्लंट टाइप की हो रही है। ब्लंट मीन्स हिंदी में होता है, इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं भोथरा। भोथरा का मतलब होता है कम पैना, जैसे कोई धारदार जो है औजार हो और वो बहुत मोटी धार हो जाएगा तो बोलेंगे ब्लंट। अब देखो 8 नंबर का जो हमारा एंजाइम है उसे हम क्या कहते हैं, HAE HEE3 जिसको बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा भैया, इसको हम क्या बोलेंगे, हे 3। अब हे 3 जो हो जाएगा, हमने कहा था H से क्या हो जाएगा हीमोफिलस। AE से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एजेप्लिकस हीमोफिलस एजेप्लिकस ये बैक्टीरिया है और इससे हे 3 जो है एंजाइम निकलता है और ये किसको काटेगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं G। ये क्या कर रहा है, देखो ये भैया ब्लंट तरीके से, सॉरी यहाँ पर हमने ब्लंट कह दिया था, ये स्टिकी होगा भैया। क्या होगा, स्टिकी टाइप का होगा। जब ब्लंट मतलब पैना ना हो तो इसको कहते हैं ब्लंट। दिस टाइप ब्लंट क्या हो जाएगा, कटिंग ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज अ ब्लंट टाइप। क्या हो गया भैया, ब्लंट टाइप का सीक्वेंस कटिंग हो गया। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में काफी चीजें समझी। देखिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, थोड़ा सी भी आपको लगता है कि हमने मेहनत करा है, पढ़ाने में हमने मेहनत नहीं करा, दैट्स माय इंटरेस्ट। एंड अगर आपको लगता है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी मत करिए। वीडियो को आप देखिए, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास भेजिए। बस यही हमारे जो है, हम चाहते हैं कि ये जानकारी हमारी उन सभी लोगों को मिलती रहे जिनको ये जानकारी नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।